हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस सेट से ये दूसरा प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, जो सीटेट यूपीटेट सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है 121 नंबर का प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को जो है कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और ये जो है 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ था, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो ये 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ था और किसके द्वारा अपनाया गया था? तो जापान द्वारा 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन। 122 नंबर प्रश्न है, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, फिटिंग का। 123 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? जल को, वायु को, मृदा को या इनमें सभी को? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, इनमें से सभी को। 124 नंबर प्रश्न है, विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूहों में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं, दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े हुए हैं, तीसरे समूह के जो सदस्य हैं एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। 126 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित नहीं है? तो ये सभी नहीं सम्मिलित हैं, ठीक है। जलवायु, वनस्पति, भौगोलिक स्थिति, कौन सा सम्मिलित है पूछा है, तो ये जो है इसमें सभी सम्मिलित हो जाते हैं। जलवायु, वनस्पति, भौगोलिक स्थिति, ये सभी जो है पर्यावरण के प्रमुख कारक के में सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा। 128 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस, सौर ऊर्जा, ये सभी जो है पौधे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या है? इसको खाली जगह है उसको भरना है, को बढ़ावा देना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मध्यपाती क्षेत्र में पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम सब, ठीक है। हिमालय के पूर्वी भाग में जहाँ वर्षा अधिक होती है, असम की पहाड़ियों और पश्चिमी घाट के पश्चिम ढालों पर सदाबहार वन प्रमुख है और इसमें जो है 1000 से 2000 मिलीलीटर तक की वर्षा वाले प्रदेशों में जो है पतझड़ वन, जिन्हें मानसूनी जंगल भी कहते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। तो कभी कभी वर्षा भी पूछा है तो कितने वर्षा पे जो है पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो 1000 से 2000 मिलीलीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा और इसे मानसूनी जंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट है इसमें, इसको जो है याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है।
131 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम जो है 1868 में रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो परिभाषित किया था ये जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, जिन परिवारों में वंश माता से चलता है उस परिवार के लोग आपस में कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए मातृवंशी बंधुजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऊपर हम लोग पारिस्थितिकी शब्द का पढ़े हैं और ये प्रश्न जो है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम से संबंधित है। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो टेंसले ने किया था 1935 में। ठीक है, 1935 में टेंसले ने किया था। एक 134 नंबर प्रश्न है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तो पठार जो होता है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल है? तो इनमें से सभी शामिल होते हैं जैविक घटक में, स्वपोषी, परपोषी, शाकाहारी, ये तीनों जो है सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 136 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को खाली जगह है उपलब्ध कराना चाहिए। तो प्रकरणों में अंतःनिर्मित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? तो आप लोग जानते होंगे पर्यावरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए बहु अनुशासनिक है। ठीक है, बहु अनुशासनिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। 139 नंबर प्रश्न है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सी ऑप्शन पढ़िए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, तो पोषण के बारे में पूर्ण जानकारी विद्यार्थी प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, समान प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए आनुवंशिक विविधता इसको कहते हैं। ठीक है, जो समान प्रजाति के जीव होते हैं उनको आनुवंशिक विविधता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता का प्रकार नहीं है? तो जैव विविधता का कौन सा प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आंतरिक विविधता जैव विविधता नहीं कहलाता है, बल्कि प्रजाति विविधता, आनुवंशिकता विविधता, पारिस्थितिकी विविधता ये सब जो है जैव विविधता के रूप हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन वातावरणीय प्रदूषक नहीं है? तो जो डीडीटी है ये वातावरणीय प्रदूषक नहीं है। ठीक है, ये जैसे फ्रिज से होता है तो ये घर पे जो प्रदूषण होता है उससे संबंधित है और ये वातावरण में इसका कोई महत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है तो कौन सा मुख्य स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए सीवर का पानी, जो नाले वाले का पानी होता है, जो गंदे पानी होते हैं, जो कल कारखानों का जो पानी होता है जो सीवर के माध्यम से बहता है, तो जल प्रदूषण से ज़्यादा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 146 नंबर है, ध्वनि प्रदूषण होता है तो किसके माध्यम से? तो लाउड स्पीकर से हो जाएगा। ठीक है, लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। 148 नंबर है, निम्न में से पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है?
तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। ये मूलभूत संकल्पना नहीं है, ठीक है, पर्यावरण से इसका कोई संबंध नहीं है। बहरहाल बाद में तो जनसंख्या वृद्धि के कारण भी पर्यावरण में बहुत ही प्रदूषण पाए जा रहे हैं, लेकिन मूलभूत जो संकल्पना देखा जाएगा तो जनसंख्या वृद्धि इसमें कोई मूलभूत संकल्पना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि वह विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, ठीक है। उसके द्वारा विद्यार्थी में कितना ज्ञान अर्जित किया है इसके बारे में वो पता लगाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हरी खाद से तात्पर्य है, तो हरी खाद से क्या तात्पर्य होता है? तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, ठीक है। लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, ये हरी खाद से होता है, ठीक है। गांव में अभी भी जो है इसको खेतों में लगाया जाता है और उसको जो है उसी पर जुताई कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो लेग्यूमिनस का पौधा कहा जाता है, जो हरी खाद के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे इन्वायरमेंट से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आपके सीटेट, यूपी-टेट आगामी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।